Hey guys, welcome to the 25th lecture of the chapter Plant Growth and Development। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 से लेके 24 तक जो जो टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो हम लेक्चर नंबर 25 में देखेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जिब्रेलिन्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ऑप्शंस देखिए, मोर देन 100, लेस देन 100, सिर्फ 100 या 90। तो इसका सही आंसर है मोर देन 100। लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम जिब्रेलिन्स का एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे तो एनसीईआरटी पेज 249 में जिब्रेलिन टॉपिक के अंडर जो सेकेंड सेंटेंस है इसे पढ़िए क्या लिखा है। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स हैव मेनी इफेक्ट्स। Which one of the following is not an effect of gibberellins in plants? Increase the grape stalk, bolting, induces dormancy, delay senescence। देखो, जिब्रेलिन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इन चार में से कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो जिब्रेलिन का नहीं है? तो आंसर है इंड्यूसेस डोरमेंसी। हमने लेक्चर नंबर 19 में अच्छे से पढ़ा था कि जिब्रेलिन जो है ये तो सीड जर्मिनेशन में मदद कराते हैं, सीड जर्मिनेशन में तो मदद कराते हैं जिब्रेलिक एसिड, पर यहाँ पे इंड्यूसेस डोरमेंसी लिखा है। डोरमेंसी जो है ये तो जिब्रेलिन का इफेक्ट नहीं है, तो हमें वही तो देखना था, इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन्स। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? अगर एक सीड डोरमेंट हो जाता है, सीड में डोरमेंसी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये सीड अब जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा सही से, तो सीड डोरमेंट हो गया, सीड में डोरमेंसी आ गई। लेकिन हमारा जो जिब्रेलिन है वो क्या सीड में डोरमेंसी लाता है? नहीं, ये तो सीड के जर्मिनेशन में उल्टा मदद करता है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन्स। जो जिब्रेलिन्स का फंक्शन है उसको अपोज करता है, एंटागोनिस्ट है। कौन? एबीए एब्सिसिक एसिड, आईएए यानी कि ऑक्सिन, इथाइलिन या जिएटिन। जिएटिन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिन का ऑपोजिट करता है, एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिन्स के? तो होगा एबीए। लेक्चर नंबर 22 में हमने पढ़ा भी था, इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड क्या कराता है? सीड का जर्मिनेशन में मदद करता है। लेकिन एबीए जो है ये सीड में क्या करता है? डोरमेंसी लाता है, सीड में डोरमेंसी लाता है, सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। ठीक है, सीड में डोरमेंसी लाएगा। तो जीए जिब्रेलिक एसिड का एकदम उल्टा कर रहा है, एंटागोनिस्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। टू साइटोकाइनिन्स, काइनेटिन एंड जियाटिन, ये दोनों क्या है? साइटोकाइनिन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? Zeatin is the active form of kinetin. Kinetin is the active form of zeatin. Zeatin is a synthetic cytokinin and kinetin is naturally occurring. Zeatin is a naturally occurring plant cytokinin and kinetin is not। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखो, जिएटिन एक नेचुरली अकरिंग प्लांट साइटोकाइनिन है, हम इसे जियामेस से आइसोलेट किए थे पहली बार, कॉर्न कर्नल से। ठीक है, लेकिन काइनेटिन जो है ये एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर नहीं है। काइनेटिन को तो हम लोग एनिमल से आइसोलेट किए थे। हेरिंग जो हमारा फिश है उसके स्पर्म के डीएनए से, याद करो। तो काइनेटिन एक तरह का सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, प्लांट में नेचुरली सिंथेसाइज नहीं होता। लेकिन जिएटिन एक तरह का नेचुरल साइटोकाइनिन हम कहते हैं क्योंकि ये प्लांट में नेचुरली अकर होता है। और काइनेटिन क्या प्लांट में नेचुरली अकर नहीं होता है? नहीं, इसलिए काइनेटिन को हम सिंथेटिक साइटोकाइनिन कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखाया भी था, लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेचुरल साइटोकाइनिन जिएटिन है और सिंथेटिक साइटोकाइनिन काइनेटिन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक? एबीए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? सही आंसर है इथाइलिन। देखो लेक्चर नंबर 21 में जब हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे तो एनसीईआरटी पेज 250 में हमने ये पढ़ा था कि इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग में मदद कराता है। इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के समय क्या करता है? इनहेंस कर देता है सेलुलर रेस्पिरेशन को फ्रूट्स के सेल में। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ रहा है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। और ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक यानी कि रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना किस में मदद करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। ठीक, और इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इथाइलिन। कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर द। जो साइट ऑफ परसेप्शन है लाइट और डार्क ड्यूरेशन का वो क्या है? फ्लोरल बर्ड्स, मेरिस्टेम्स, लैटरल बर्ड्स या मैच्योर लीव्स? तो सही आंसर है मैच्योर लीव्स। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 24 में, याद करो पेज 252 एनसीईआरटी में। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क रिएक्शन आर द लीव्स। लीव्स बोल लो या मैच्योर लीव्स बोल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच हार्मोन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर? क्यूकम्बर में फीमेलनेस लाता है। एबीए, इथाइलिन, आईएए या GA5 जिब्रेलिक एसिड 5? कौन सा हार्मोन बताओ? बिल्कुल सही, इथाइलिन। लेक्चर नंबर 21 में हमने पढ़ा भी था कि फीमेलनेस यानी कि फेमिनाइजिंग इफेक्ट क्यूकम्बर्स में कौन लाता है? इथाइलिन लाता है। प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। देखो जितना ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतना ज़्यादा ओवरी होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उतना ही ज़्यादा ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा या फिर उतना ही ज़्यादा ओवरी जो है वो क्यूकम्बर में कन्वर्ट होगा, तो ज़्यादा क्यूकम्बर का प्रोडक्शन मिलेगा तो किसान को ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा क्यूकम्बर मार्केट में बेच के पैसा कमाएगा, राइट। तो इथाइलिन जो है ये क्या करता है? प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स को क्यूकम्बर के अंदर, कि क्यूकम्बर के अंदर बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स का जर्मिनेशन हो, मतलब डेवलपमेंट हो, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फोटो पीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटो पीरियडिज्म की डिस्कवरी किसने की थी? बहुत आसान, गार्नर एंड अलार्ड ने। द फेनोमेना ऑफ फोटो पीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड इन मैरीलैंड मैमथ, एक म्यूटेंट वैरायटी है टोबैको का, और एक और प्लांट कौन सा था? बाइलॉक्सी सोयाबीन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर स्पेसिफिकली व्हेन द। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग कब करता है? स्पेशली व्हेन द लाइट पीरियड इज लेसर देन सम क्रिटिकल लेंथ, लाइट पीरियड इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल पीरियड, डार्क पीरियड इज लेस देन सम क्रिटिकल लेंथ, या डार्क पीरियड इज मोर देन सम क्रिटिकल लेंथ। इसको आप अच्छे से पढ़ो सारे ऑप्शन को और देखो कि कहना क्या चाह रहा है ऑप्शन। टाइम लो, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। सही आंसर है इसका सी। देखो लॉन्ग डे प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से प्लांट थे याद करो? जो क्या लाइट पीरियड में ज़्यादा समय तक रहे तो उनमें फ्लावरिंग होगी। तो जो लाइट पीरियड है, लाइट का जो ड्यूरेशन है इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल पीरियड, यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड एक लेवल था, याद करो कि इतना लाइट तो मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा लाइट अगर मिले तो प्लांट में फ्लावरिंग हो, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट, कि जितनी लाइट मिलनी चाहिए थी, जो क्रिटिकल पीरियड की जो लेवल थी उससे ज़्यादा लाइट मिली, यानी कि लाइट पीरियड में प्लांट ज़्यादा समय तक एक्सपोज रहा और प्लांट में फ्लावरिंग हो गई, तो ऐसे प्लांट को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर स्पेसिफिकली व्हेन द लाइट पीरियड इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल पीरियड, ठीक। देखिए मैंने लिखवाया भी था लेक्चर नंबर 24 में, दीज प्लांट्स यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स की बात हो रही है, फ्लावर्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू फोटो पीरियड यानी कि लाइट ड्यूरेशन लॉन्गर देन देयर क्रिटिकल डे लेंथ, यानी कि क्रिटिकल
फोटो पीरियड की बात हुई, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है कि इतना तो चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ कितना लाइट तो चाहिए, उससे ज़्यादा लॉन्गर, उससे ज़्यादा आपने एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज टू फोटो पीरियड लाइट ड्यूरेशन में, तो जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा, प्लांट्स फ्लावर्स। ठीक, तो सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। अंडरस्टैंड कि बहुत स्टूडेंट होंगे जिनका जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, उसमें लाइक निराश होने की कोई बात नहीं है, मेरी भी थी, ठीक है, लेकिन वही पढ़ के ही सीखोगे। तो कुछ कुछ सेंटेंस, और एनसीईआरटी का सेंटेंस तो खासकर जो बहुत अंग्रेज भी होते हैं ना, उनका दिमाग भी चकरा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई चीज़ को लिखता कहीं और है, उसके बारे में समझाता कहीं और है। मतलब हमेशा नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी को इसीलिए थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स बुक कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हो सकता है कहीं आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे कि यार ये क्या कैसे लिखा है, सेंटेंस को इतना टफ करके लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सेंटेंस को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस आपको क्या सिखाना चाह रहा है, और नहीं समझ में आया तो उसी के लिए तो मैं हूँ, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत क्या थी यूट्यूब पे आके लेक्चर देखने की। ठीक, चलो, तो जब आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग, एक्सेप्टिंग कि हाँ मुझे नहीं आ रहा ये, तब आप आते हो यूट्यूब पे और सर्च करते हो और सीखने की कोशिश करते हो। दैट्स अ गुड ट्रेट इन अ स्टूडेंट। ठीक है, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है एबीए इज अ स्ट्रेस हार्मोन, रीजन है एबीए कॉजेज एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स। ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे मेंशन्ड है इस टेबल में, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, चलो अब देखो, असर्शन क्या बोल रहा है, एबीए इज स्ट्रेस हार्मोन, इज अ स्ट्रेस हार्मोन, सही है, एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है, जानते हैं हम। एबीए कॉजेज एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, ये भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। हम बोल रहे हैं असर्शन एक स्ट्रेस हार्मोन है, क्यों, क्योंकि सॉरी, एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है, असर्शन बोल रहा है कि एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ये कि एबीए कॉज करता है एब्सेशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, बताओ। नहीं, रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं असर्शन का। हम ये कह रहे हैं कि एबीए इज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो इस चीज को क्या एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, कि एबीए कॉजेज एब्सेशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, नहीं। तो ऑप्शन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नंबर 22 में हमने पढ़ा भी था, एबीए कॉजेज सेनेसेंट एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, तो रीजन तो हमारा सही है, एबीए इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, असर्शन भी सही है, लेकिन जो रीजन है ना हमारा, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 19 से लेके 24 तक जो जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी उस चीज़ को हमने सॉल्व किया। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।